Hello student, a very pleasant morning to you all. I'm Vinita Singh. Welcome you to our YouTube channel of online classes. This video includes the subject of science and the video is for class 6 to 8. Today we are going to discuss about the topic that is prokaryotic cell. In today's video we will discuss about the prokaryotic cell. Students, in our previous video I have told you that what are the eukaryotic cells. The prokaryotic cell, if we talk about the prokaryotic cells are those unicellular cells, those didn't have membrane bound like cell wall. कहने का मतलब ये है कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इनके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड सो मेनी मोर दैट आर नॉट, यू कांट सी देम इन द प्रोकार्योटिक सेल. एंड इन प्रोकार्योटिक सेल द न्यूक्लियस डजंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो फ्रीली होता है, इसके आउटसाइड में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मतलब बाउंडेशन में नहीं होता है. दिस इज द सेंटर पार्ट ऑफ द प्रोकार्योटिक सेल दैट वी कॉल द न्यूक्लियोइड. ये न्यूक्लियोइड होता है, इसी के अंदर ही हमारा डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करता है. The green in color that you are seeing, the color I have put a green, it is the plasma membrane. Plasma membrane क्या होता है? Plasma membrane ये just like a cell के अंदर जितना भी ये साइटोप्लाज्म होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये साइटोप्लाज्म बाहर नहीं जाता है. द ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं ये मैंने आपको ग्रीन कलर में किया हुआ है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? जितना भी हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है इसको बाहर नहीं जाने देता है. ये फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. एंड द नेक्स्ट वन इज सेल वॉल. सेल वॉल, यू नो वेरी वेल अबाउट द सेल वॉल. द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द इनर मटेरियल ऑफ द सेल. इट डजंट परमिट द कंटेंट टू गो आउटसाइड. ये क्या करता है? जितना भी हमारा इस प्रोकार्योटिक सेल के अंदर का मटेरियल होता है उसको बाहर जाने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है. द नेक्स्ट वन इज कैप्सूल. द फंक्शन ऑफ द कैप्सूल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट द प्रोकार्योटिक सेल के जो टू डोमेन्स होते हैं, द फर्स्ट वन इज आर्किया एंड द सेकेंड वन इज बैक्टीरिया. तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियम सेल्स जो होते हैं वो हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं. तो जो कैप्सूल होता है ये क्या करता है? डिसीज कॉज में हेल्प करता है. सपोज दैट किसी भी बैक्टीरिया की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो ये फंक्शन किसका होता है? द ऑरेंज कलर जो या पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑरेंज कलर की जो लाइनिंग साइड में दिखाई दे रही है, ये पूरा कवरिंग जो है ये आपका कैप्सूल है. एंड दिस इज द कैप्सूल दैट हेल्प इन द कॉजिंग ऑफ डिसीज. इसी की वजह से डिसीज होती है. द नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है? ये आपको जो ब्लू कलर का स्काई ब्लू कलर मैंने किया हुआ है आप देख रहे हैं, ये जस्ट लाइक डीएनए की तरह ही होता है. डीएनए आपको न्यूक्लियोइड के अंदर मिक्स होता है, बट द प्लाज्मिड जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है डीएनए से. और ये जो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का काम करता है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मीन्स है जैसे सपोज दैट किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी डिसीज हो जाती है तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं. तो एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस इसका अपोजिट वर्क करता है. वो फंक्शन किसका होता है? प्लाज्मिड का. ओके, द नेक्स्ट यू कैन सी दैट द ग्रीन कलर स्टेज जो मैंने आपको इसमें मतलब ड्रॉ किया है ग्रीन कलर से, ये हैं हमारे पिली. क्या करते हैं? ये फंक्शन इनका होता है हेल्प्स इन जीन ट्रांसफ़र. जो बैक्टीरिया के जीन्स होते हैं, जो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए ये पिली का वर्क होता है. मीन्स इसका फंक्शन होता है जीन ट्रांसफ़र में. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज अवर साइटोप्लाज्म. यू नो वेरी वेल अबाउट द साइटोप्लाज्म. इट इज़ द जेली लाइक मटीरियल दैट इज प्रेजेंट इन एवरी काइंड ऑफ सेल. साइटोप्लाज्म जो होता है
वो जेली लाइक मटेरियल होता है जिसके अंदर हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। यू कैन सी द पिंक कलर डॉट इन दिस डायग्राम, दीज ऑल आर द राइबोसोम्स। ये जितने भी आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं पिंक कलर के, ये सारे हमारे राइबोसोम्स हैं। एंड द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स जस्ट लाइक आरएनए, ये आरएनए की तरह वर्क करता है। एंड प्लस में ये क्या करता है, हमारा जो हमारे मैसेज डिकोडिंग होते हैं, मीन्स सेल के लिए जो भी मैसेज डिकोडिंग का फंक्शन होता है वो राइबोसोम्स का होता है। एंड प्लस में ये प्रोटीन सिंथेसाइज का वर्क भी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज फ्लैजिला। यू कैन सी अ टेल इन दिस प्रोकार्योटिक सेल दैट आई हैव कलर्ड इट इन द ब्राउन कलर। ये हमारी प्रोकार्योटिक सेल का फ्लैजिला है। फ्लैजिला इट्स टेल लाइक होता है। ये क्या करता है, फ्लैजिला का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लोकोमोशन में, मीन्स उस पूरे सेल को मूव करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू वेरी वेल यू गॉट नो अबाउट द प्रोकार्योटिक सेल। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रोकार्योटिक सेल में जितने भी ये हमारे नेम्स मैंने मेंशन किए हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और ये क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, the next we came to the next topic is our cell division. It is a very small topic that I would like to explain you. The cell division का वर्क क्या होता है, मीन्स सेल डिवीजन कैसे होते हैं। किसी भी सेल को 2 पार्ट में या मल्टी सेलुलर सेल्स को मल्टी पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए इस तरीके से ये हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं। द फर्स्ट वन दैट आई हैव ड्रॉ हियर, दिस इज अवर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल यू नो, हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं उसी तरीके से पेरेंट सेल होता है। इसमें आप ये क्रोमोसोम्स देख सकते हैं जिनको मैंने ऑरेंज कलर एंड ब्लैक कलर में कलर किया है। दीज 2 आर द क्रोमोसोम दैट प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ये नेक्स्ट क्या होता है, जब जनरेट होने लगते हैं तो ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके स्टूडेंट, ये 2 हमारे क्रोमोसोम्स बन गए, पेयरिंग बन गया इनका 2 के साथ। ओके स्टूडेंट, द पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स यू कैन सी इन दिस डायग्राम। द नेक्स्ट स्टेप कम्स टू, ये पेयर होने के बाद क्या करते हैं, जब ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं या एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस्ड होते हैं, देन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाले में जाते हैं एंड सेकंड वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाले में जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये स्लोली डिवाइड होने लगता है। देन यहाँ पर मेन आप देख सकते हो डिवीजन ऑफ द सेल, दैट वी कॉल द डिवीजन ऑफ द सेल। यहाँ पर स्लोली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप कम्स हियर, ये अब आपके 2 पार्ट्स में कंप्लीटली डिवाइड हो गए, दैट वी कॉल डॉटर सेल। ये हमारा पेरेंट सेल था एंड ये हमारा डॉटर सेल है। ये कंप्लीट डिवीजन है आपका सेल का। इसी तरीके से हमारे जितने भी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल डिवीजन का वर्क होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल गेट नो अबाउट द सेल डिवीजन ऑफ द सेल। ओके स्टूडेंट, आई हैव completed my whole video. I hope you enjoy this video and you have to learn it, draw it in your fair notebook. Take care. Goodbye student. Good morning to all students. I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study about science quiz questions which are for class 6 to class 8. So also in this video we study about some common or basic science quiz question which are mentioned in your syllabus of 6th to 8th class. So students, in this video your first question is the property of plane mirror to make right appear as left is called. अब क्या कह रहे हैं, एक प्लेन मिरर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है। तो आंसर है स्टूडेंट्स लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेन मिरर के अंदर जो राइट है वो लेफ्ट साइड दिखाई देता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज नोन एज। जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट है उसको आप किससे मेज़र करते हैं।
आंसर है ओम, OHM, ओम बोलते हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। कौन से साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवर किया था, बताया था कि बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है। आंसर है विलियम हार्वे। जो विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी किसकी? ब्लड सर्कुलेशन की। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, विच फॉर्म्स द लोवेस्ट लेयर इन अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल के अंदर सबसे लोवेस्ट, सबसे नीचे पे कौन सी लेयर आती है, कौन सी लेयर आती है? सबसे नीचे तो पहले आएंगी आपकी हर्ब्स, हर्ब्स के बाद आती है शर्ब, ट्री, लास्ट ट्री, ऐसे आते हैं। तो सबसे लोवेस्ट लेयर है आपकी हर्ब्स, ठीक है, फॉरेस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इंस्ट्रूमेंट विल बी यूज्ड। अब क्या कह रहे हैं? जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए, मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का या किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है बैरोमीटर। जो बैरोमीटर है उसके इस्तेमाल से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेज़र कर सकते हैं कि किस जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, विच मार्क इज़ नेसेसरी ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कौन सा मार्क है जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ये बताता है कि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सबसे मतलब कैपेबल है वर्क करने के लिए, अच्छी क्वालिटी है उनकी, कैसी है। तो कौन सा मार्क होना ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे? तो आंसर है ISI। जो ISI मार्क है वो लगभग सभी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे क्या होता है? मेंशन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म। अब क्या कह रहे हैं? सेम और डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है मिलकर क्या बनाते हैं? आंसर है मॉलिक्यूल। जैसे कि आपका डिफरेंट हाइड्रोजन हो गया, एक एलिमेंट ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, वाटर बनाते हैं। तो वाटर क्या हो गया? आपका मॉलिक्यूल हो गया है, ठीक है। तो ये इसमें कह रहा है कि जो एटम है सेम और डिफरेंट एलिमेंट का कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, animals such as earthworms, insects and leeches have tubular structure that help to get rid of body wasted. Get rid है of body wastage. What is the name or called that tubular structure? अब क्या कह रहे हैं? एनिमल, जानवर जैसे अर्थवर्म, इंसेक्ट और लीचीज है, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी बॉडी से वेस्टेज को रिमूव कर सके। तो अब आपको ये बताना है वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका क्या नाम है या उसे हम क्या बुलाते हैं? तो आंसर है मेल्फिगिन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगिन ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू बॉडी वेस्ट है इंसेक्ट के, एनिमल की बॉडी से बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इन प्लांट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सकेप्स थ्रू। अब क्या कह रहे हैं? प्लांट्स में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो किसके थ्रू बाहर आती है? तो आंसर है स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है, स्केप होती है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, रिथमिक कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज। अब क्या कह रहे हैं? कोई भी रिथमिक कंट्रक्शन है या रिलैक्सेशन है, कोई भी चीज़ कंट्रैक्ट हो रही है या रिलैक्स हो रही है हार्ट मसल की, उसे हम क्या कहेंगे? आंसर है हार्ट बीट। दिल की धड़कन है, आपका दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, किसकी वजह से? उसे हम क्या बोलते हैं? हार्ट बीट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय विंड, वाटर और अदर मेथड इज नोन एज। अब क्या कह रहे हैं? सीड का इन्वायरमेंट में स्कैटर्ड, फैलना बाय विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, कोई दूसरा मेथड जैसे इंसेक्ट्स के थ्रू, उसे हम क्या बुलाते हैं? तो आंसर है सीड डिस्पर्सल। स्कैटरिंग ऑफ सीड है वो सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, द गैप और इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स इज नोन एज। कोई भी गैप या इंटरवल है किसी भी दो इवेंट के बीच में, उसे हम क्या कह रहे हैं? आंसर आपका टाइम, ठीक है। गैप और इंटरवल क्या होगा? टाइम होगा किसी भी इवेंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, द चेंज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क इज़ कंसिडर्ड एज। अब क्या कह रहा है? कोई भी चार्ज, किसी भी ग्लास रोड पे जब हम चार्ज लाते हैं और अब इस चार्ज को जब हम किसी सिल्क के क्लॉथ पे रब करते हैं तो उस क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आता है? तो आंसर है पॉजिटिव चार्ज आएगा उस चार्ज पे, ठीक है। तो ग्लास रोड से सिल्क पे चार्ज पास होता है।
तो पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेडिकेंशियल लीफ आर कॉल्ड। अब क्या कह रहे हैं, जो ट्रेडिकेंशियल लीफ है उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे कलर की बॉडीज़ होती है। साइटोप्लाज्म जो सेल है साइटोप्लाज्म उसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, क्या चीज़ है वो? तो आंसर है प्लास्टिड। ठीक है, वो स्मॉल कलर बॉडीज़ है साइटोप्लाज्म सेल में, उसे हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, फोर्स बिटवीन टू सिमिलर पोल्स ऑफ बार मैग्नेट ऑलवेज। अब क्या कह रहा है, किसी भी सिमिलर पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, बार मैग्नेट में, उसे हम क्या कहेंगे या क्या करता है वो? तो जब भी कोई दो मैग्नेट, जैसे कि आपकी नॉर्थ और इधर भी नॉर्थ आपके मैग्नेट के, इधर साउथ है, आपस में जब पास आने की कोशिश करते हैं, फोर्स लगता है इनके बीच में, तो ये आपस में ये पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, विच वट फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी चीज़ हमारे जो लाइट है उसके रास्तों को ब्लॉक करती है तो क्या बनता है? आंसर है शेडो। आपको पता है शेडो परछाई है आपकी लाइट में, सामने से लाइट जब ब्लॉक होती है तो हमारे पीछे है शेडो बनती है। ठीक है, परछाई बनती किसी चीज़ की तो तब बनती है जब लाइट है वो ब्लॉक हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट से। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, द बंडल ऑफ रेज ट्रैवलिंग टुगेदर इज नोन एज। आप क्या कह रहे हैं, बहुत सी जो किरणें का बंडल है एक साथ जब ट्रैवल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आंसर है स्टूडेंट्स बीम ऑफ लाइट। ओके, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं किसको? बंडल ऑफ रेज जो ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning students, I am Anshu Yadav, your maths teacher. So today I am going to teach you on the topic multiples and factors for class 6 to 8. Now first of all, what are multiples? Multiples is the product या result of one number multiply by another number. कि अगर हम एक नंबर को दूसरे नंबर से किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा? उसका मल्टीपल्स। एंड द फैक्टर्स आर, फैक्टर्स इज द ऑफ ए नंबर इज क्या होता है हमारे पास, इज व्हेन डिवाइड बाय समथिंग दैट विल लीव्स अ रिमाइंडर जीरो। सो फैक्टर क्या होता है, अगर हम किसी नंबर को देखना है कि वो फैक्टर है तो डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो 1 को अगर हम किसी भी नंबर से करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, उसका रिमाइंडर जीरो। सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और अगर मल्टीपल पूछे तो जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, नाउ एवरी नंबर हैज एटलीस्ट डैश फैक्टर्स। नाउ देखो फैक्टर्स क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या हो, रिमाइंडर जीरो। तो अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो वो एक तो खुद ही उसका फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि हम अगर उस नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, हमेशा जीरो रिमाइंडर आएगा। और एक कौन सा होता है, 1। सो एटलीस्ट 2 फैक्टर्स आर देयर, 1 इज इटसेल्फ एंड अदर 1 इज 1। ठीक है, एंड एटलीस्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट 2 मतलब क्या होगा, 2 तो होते हैं, अगर 2 के बाद भी इंक्लूड होते हैं तो मिनिमम क्या होता है एटलीस्ट में 2। ठीक है, so which number is a common factor of both 24 and 36? So here we have to check in which of these will be a factor of both of these number. Now 7 से दोनों डिवाइड नहीं होते, 7 is not a factor. 12 2 the 24 and 12 3 the 36, so that will be a factor. Now check for these two numbers. 9 will divide 36, so 9 is a factor of this, but 9 will not divide 24, so that means common factor nahi hai. Now 5 will not divide both of these numbers, so answer is 12. Now which of them is a multiple of 16? मल्टीपल क्या होता है कि अगर हम 16 को किसी अनदर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनमें से कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, नाउ 16 4 द होता है 64, अदरवाइज इसके अलावा 16 की टेबल में इनमें से कोई भी नहीं आते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 28। नाउ 28 के फैक्टर, फर्स्टली यहाँ पे 1 नहीं है तो ये तो पहले ही नेग्लेक्ट हो गया। ठीक है, 5 जो होता है, हम अगर फैक्टर्स नहीं निकालने तो ऑप्शन से भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
5 will not a factor of 28, so we neglect this factor on this option also. Now 8 की टेबल में आता है हमारे पास 28 नहीं, so this will also neglect, so answer is B. otherwise we can calculate 1, ठीक है, then 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होता, 4 से होता है, then 6 का भी नहीं होता, किसका आता है 7, and then 14 and then 28. these will be the answer, ठीक है। या हम ऑप्शंस देख के भी नेग्लेक्ट करके भी हम उनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ मेनी फैक्टर डज द प्राइम नंबर हैव? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ प्राइम नंबर इज व्हाट इन विच इट इज डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, ठीक है, कि जिसके फैक्टर क्या हो हमारे पास सिर्फ 1 और वो खुद ही हो, वो क्या होता है हमारे पास प्राइम फैक्टर। तो कितने फैक्टर हो गए उसके 2, ठीक है, एक 1 और एक खुद। नाउ द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑल डैश ऑफ 5, ये सारे के सारे नंबर 5, 10, 15, 20 ये सारे क्या है इनके मल्टीपल्स है, ना कि फैक्टर्स, क्योंकि अगर फैक्टर होते तो बोथ ऑल ऑफ दीज नंबर विल डिवाइड 5, बट 5 विल डिवाइड ऑल दीज फैक्टर्स, सो दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास इसके सारे मल्टीपल्स है, ठीक है। इस फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, हमारे पास ये दो नंबर है, हमें बताना है कि क्या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का मल्टीपल है या नहीं है, सॉरी फैक्टर है नहीं। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? इट विल रिमेन लीव अ रिमाइंडर 0, दैट मीन्स दैट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट। सो डिवाइड करके देखते हैं 6 को 168 से, ठीक है, 6 2 जा 12, 4 8, नाउ 6 8 जा 48, so that will divide this number second number, so that means it is a factor, so this statement will be true, ठीक है। now next is if x is a prime number then 3x is, अगर x को हमें प्राइम नंबर लेना है then 3 इंटू मतलब x की जगह अगर हम कोई भी प्राइम नंबर लेते हैं तो वो नंबर हमेशा क्या बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 तो पहले सबसे फर्स्ट क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है, सो 32 हुआ, ये क्या बन गया हमारे पास इवन नंबर, ठीक है। नाउ सेकेंड इज 3, ये क्या बन गया हमारे पास ओड नंबर। नाउ नेक्स्ट इज 35, ठीक है, क्योंकि 34 तो हम ले नहीं सकते, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन 35 होगा, देन 37 बिकॉज 7 इज 39 तो होगा नहीं, तो ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर क्या होंगे हमारे पास ये ओड नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर सिर्फ एक ही है यहाँ पे, सो बाकी सब यहाँ देखो अगर हम इंक्लूड करते 3 और एक और प्राइम नंबर क्या होता है 11, तो ये भी क्या है हमारे पास एक ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होते हैं जिसके लास्ट में क्या ना हो 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो वो तो इवन हो जाते हैं, और इसके अलावा कोई और नंबर हो तो क्या होते हैं ओड, ठीक है। तो ये बाकी सारे क्या होंगे यहाँ पे ओड नंबर्स आएंगे, ठीक है, इवन नंबर नहीं होंगे, ना ही हमेशा डिविजिबल बाय 4 होंगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम क्या होता है हमारे पास इफ डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स इज 2, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ ऑफ दीज पेयर्स क्या होने चाहिए हमारे पास प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो ऑप्शंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फर्स्टली 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कंपोजिट, सो दिस फैक्टर इज नेग्लेक्टेड एंड दिस फैक्टर इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। Now these two are prime numbers and these two are also prime numbers. Now difference करके देखते हैं, difference is 1 and difference is 2, so this will be a twin prime and this will not, this option is also neglected, ठीक है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? दो प्राइम नंबर्स और जिनका डिफरेंस क्या हो 2। फर्स्टली हमने चेक करा कि इनमें से प्राइम नंबर ये दोनों तो थे ही नहीं, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। देन both of these are prime numbers but the difference is 2 here and here is the difference is 1, so we neglect this factor. Thank you, that is all for today. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। का फ्लेक लिखते हैं, हम फ्लेक लिख रहे हैं से उ ल ए ख, सुलेख। आज हम सुलेख लिखेंगे मेरे भारत पर। तो मेरे देश का नाम भारत है। मेरे, मैं, ए, द ए मेरे, देश, द एश देश, के आकार, नाम, ने में नाम, भारत है, भय
आ रहते भारत है। मुझे अपने देश पर गर्व है। मैं ऊ झ ए मुझे अपने ए पे न ए अपने देश द एश देश पैर पर गर्व ग रे ऊपर रे गर्व है। मुझे अपने देश पर गर्व है। भारत भय आ रहते भारत अत्यंत ए आधा तय ये न और तय अत्यंत प्राचीन पे रे आ च इन प्राचीन देश द ए श देश है। यह देश कभी यह देश कभी कै भय ई कभी सोने से ओ न ए सोने की चिड़िया कै ई की चिड़िया च ई ड ई ये आ चिड़िया कहलाता कै है के लिए बेटा डे बनाओ कह लाता ले आ ते आ कहलाता था थे आ था इस इस महान में हा ने महान देश द एश देश में अनेक न एक अनेक ऋषि मुनियों ऋषि मुनियों में उ न ई यो ऋषि मुनियों साधु से आ ध उ साधु संतो से न त ओ संतो एवं महापुरुषों में है आ महापुरुषों पे उ द ओ से ओ महापुरुषों ने न इने जन्म जय ने में जन्म लिया है ले ई ये आ लिया है। कवियों ने भी इस देश का कवियों कै व ई ये ओ कवियों ने न इने भ ई भी ई से इस देश का द एस देश के का गुणगान ग ऊने ग आने गुणगान किया है के ई ये अ किया है। मेरे देश का नामकरण मैं मेरे द एश देश के का नामकरण नया में ना कहने करण नामकरण प्रतापी प्रतापी व आज राजा भरत के नाम पर भय रहते भरत के एक के ने आमे नाम पर हुआ। थैंक यू बेटा, आपको ये लिखना है एक पेज राइटिंग का कुछ भी। थैंक यू। This is 6 to 8
And today onwards we are going to start with the debate competition regarding debate competition, and our topic is digital payments versus cash versus digital payments. Everyone knows how we are going to start with the debate. Different questions are asked by the oppositions, against and the favor. And now today onwards I will tell you about the debate, different topics on the daily basis. So first is cash versus digital payments. Today I will tell you about the favor of digital payments. Digital payments के हम favor में बात करेंगे आज. First point is convenience. Convenience is related to, you can say, first of all I will tell you about something about the payments. What are the payments? Centuries ago, transactions were made by the barter system. So everyone knows what is barter system. Barter system होता है जब हम goods and services को exchange करके हम जो सामान खरीदते थे उन्हें हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. उसके बाद धीरे धीरे करेंसीज़ बनी, फिर करेंसीज़ और कॉइन्स से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हमने करेंसी को छोड़कर हमने क्या कर लिया, डिजिटल पेमेंट स्टार्ट करी हैं. और डिजिटल पेमेंट्स के कुछ डिफरेंट फेवर्स हैं, यानी कि पॉइंट्स से एडवांटेजेस हैं. सो आई विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल पेमेंट्स एडवांटेजेस टुडे. सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कन्वीनियंस. Convenience is when it becomes to handling the payments. Digital payments are way better than the cash transactions. जो डिजिटल पेमेंट्स होती हैं वो कैश ट्रांजेक्शन से बेटर होती हैं. कैसे? सी, वन cannot carry bundles of cash to all the places. हम कैश यानी कि हम अलग बहुत सारे बंडल्स कैश के लेकर हम नहीं चल सकते. इवन हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इजीली कैरी कर सकते हैं. एंड हैंडलिंग द कैश इज़ अ हैक्टिक प्रोसेस. और जो हम कैश लेकर चलते हैं वो हमारे लिए बड़ा ही हैक्टिक होता है, बड़ी मुश्किल का काम होता है. वाई? बिकॉज उसको हर टाइम हम सूटकेस हाथ में नहीं रख सकते. Meanwhile, in the digital form, payments can be made hand free होती हैं with a swipe of the card or with smartphone. Everybody is having smartphone. हर किसी के पास आजकल स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से भी हम यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग टाइम सेविंग. टाइम सेविंग कैसे है? यू कैन एवरीवन नोज, एक क्लिक में हम 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है हमें पेमेंट करने में. और कैश में क्या होता है, हमें काउंट करने पड़ते हैं कितने नोट्स हैं, कितने करेंसीज़ हैं, मतलब हाउ मेनी नोट्स आर देयर. 100 के हैं तो इतने होंगे, 1000, लाइक दिस. एंड दिस इज़ टाइम सेविंग. डिजिटल पेमेंट्स आर टाइम सेविंग. हाउ वी कैन से दैट? द डिजिटल पेमेंट्स आर सिंपलर एंड टाइम सेविंग. You can say, and the process in cash payment involves counting the cash and it consume time. और हमें टाइम लगता है उसको काउंटिंग करने में. और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में हमने अमाउंट फिल किया एंड वी विल मेक अ क्लिक एंड इट विल सेंड टू अनदर वन. नेक्स्ट वी आर हैविंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड. ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर हमारा मंथली में, यानी कि अ मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इज़ सफिशिएंट. अगर हमारा बैंक ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं हर जगह पे, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है हमारे कार्ड से वो हमारी सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं. हमें इजीली पता चल जाता है कि हमने कब कहाँ कौन सी ट्रांजेक्शन की थी. और कैश में क्या प्रॉब्लम होती है, कैश में हमें हर टाइम अगर हमने 100 रुपीज़ का भी रिचार्ज किया है या 100 रुपीज़ भी कहीं इस पर यूज़ किए हैं तो उसके भी हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं. उसको हमें नोट डाउन करना पड़ता है कि हमने ये ट्रांजेक्शन कब और कहाँ की थी. So it is very difficult to record every time, make a register and do the payments and then write it down, do a payment then write it down. It is very hectic for us and hard to track it. नेक्स्ट वी आर हैविंग सिक्योरिटी. सिक्योरिटी तो हर कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो कैश पेमेंट कर रहे हैं हम, चाहे वो डेबिट पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट. जो हमारे थेफ्ट्स होंगे, यानी कि जो चोर होंगे, वो कहीं से भी कुछ भी चोरी कर सकते हैं. बट हम कैश में क्या है,
कैश में तो कोई भी किसी के भी पैसे चुरा सकते हैं, पता नहीं चलेगा। बट अगर हमारा कहीं से कार्ड कोई चोरी हो रहा है तो उससे हमें, या कार्ड कहीं से हमारा मतलब किसी ने चुरा लिया है तो उसको हम ऑन द स्पॉट ब्लॉक करा सकते हैं, या हम ये फाइंड आउट करा सकते हैं उसने हमारे लास्ट पेमेंट कहाँ से निकाली है, कि कौन सा ATM कौन से जगह से, लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं हम ईज़िली। उससे हमें डिजिटल पेमेंट में ईज़िली हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कार्ड है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है। नाउ the conclusion in the growing digital era where we head towards a cashless society, there are many steps taken by the government to make the people move to digitalization. With the help of the digital payment platforms, the people are moving towards the cashless society. Everyone today's life, in today's time, everyone is start doing the payments digitally, and they use this opportunity as the safest opportunity. Now today we completed with the advantages of cashless or digital payments, and tomorrow we are going to start with the another one, means another topic, that is advantages of cash. Thank you everyone. You can arise the questions in your favor. This is favor. You can raise the questions against and make the questions and write it down this debate in your notebook. Thank you everyone, and prepare for the debate competition. Good morning student, welcome to online classes. Student, today I am just going to tell you about the precautions of COVID-19 कोरोना वायरस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी स्पोकन क्लास की में कि कैसे जो है आपको आज की जो हम महामारी से जो है जूझ रहे हैं उसकी हमें प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, कैसे हम उसको अपने आप को उस बीमारी से बचाए। एज वी ऑल नो दैट देयर इज नो सॉल्यूशन राइट नाउ, वी हैव नो वैक्सीन्स ऑफ रिगार्डिंग दैट, ओनली द प्रिकॉशन इज मस्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज ऐसा हमें नहीं मिला है, सिर्फ एकमात्र हमारे पास जो उपाय है वो है अपने आप को इस चीज़ से बचा के रखना। सो हम इस चीज़ से अपने आप को कैसे बचाएंगे, सो वी विल डिस्कस इन अबाउट दिस इन दिस वीडियो। सो लेट अस स्टार्ट। Yes student, so today we will start the safety during corona, कि हमें कोरोना के दौरान क्या क्या सेफ्टी करनी चाहिए, कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। So today as we all are facing great problem of corona, to protect yourself from it we should protect ourselves by following tips। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज इस महामारी में हम बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस की वजह से। तो इस चीज़ से अपने आप को बचने के लिए हमारे पास सिवाय अपने आप को कुछ सावधानियां बरतने के अलावा और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। सो स्टूडेंट, तो जो नीचे मैं आपको इसमें कुछ टिप्स बता रही हूँ जिससे कि आपको अपने आप से बचा के रखना है। फर्स्ट, कीप डिस्टेंस अप टू 3 फीट। आपस में एक दूसरे के साथ जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। नंबर 2, वॉश योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स। अपने हाथ जो है बार बार जो है किसी चीज़ को छूने से के बाद जो है, या फिर आप कोई कर रहे हो तो उसके बाद, काम कर रहे हो तो उसके बाद आपको कम से कम 20 सेकेंड्स तक अपने हाथों को जो है धोना चाहिए। वेयर द मास्क विद व्हेन यू गो आउटसाइड। और जब भी आप घर से बाहर, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर घर में भी रह रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि अपने मास्क को यूज़ करें। अदरवाइज बाहर अगर आप जाते हैं तो आपको मास्क का यूज़ करना अनिवार्य है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट देखिए, स्टे एट होम, ओनली गो आउट व्हेन इट इज़ वेरी अर्जेंट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर पर ही रहें, और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
बाहर जाना तो ही आप जाए, अन्यथा अपने घर पर ही रहे। नेक्स्ट इज नो हैंडशेक्स, ओनली से नमस्ते। इट मीन्स कि किसी से भी आप हाथ, क्योंकि हम लोगों की मोस्टली आदत होती है हम एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी जो फीलिंग्स, हम जो ग्रीटिंग्स करते हैं वो हैंडशेक करके करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे, जैसे हमारी पुरानी परंपरा है कि हम जो है नमस्ते करते हैं हाथ जोड़ के, तो हैंडशेक की बजाय नमस्ते का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, डोंट टच एनीवन एनी एंड कीप डिस्टेंस। हमें एक दूसरे को टच नहीं करना है, आपस में जो है एक जो है दूरी बनाए रखनी है। नेक्स्ट है डोंट ईट कोल्ड थिंग्स, ईट एंड ड्रिंक हॉट थिंग्स, ट्राई टू ड्रिंक हॉट वाटर। हमें जो है ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल, सेवन नहीं करना चाहिए और उनसे अवॉइड करें। और दूसरी बात कि हमें जो है गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, गर्म खाना है या फिर गर्म पानी है। कोशिश कीजिए कि गर्म पानी आप सुबह शाम अगर पीते हैं तो जो है कोरोना वायरस का जो है गले में ही जो है खात्मा हो जाता है। डोंट क्रिएट पब्लिक गैदरिंग। हमें जो है आपस में ऐसी पब्लिक गैदरिंग यानी कि ऐसी जगह जमाव नहीं करना चाहिए जहाँ पे आपस में ज़्यादा लोग खड़े हों। इससे भी जो है, क्योंकि ये कीटाणु जो है हवा में फैलता है तो गैदरिंग की वजह से ये एक दूसरे को भी लग सकता है। डोंट यूज ओपन डस्टबिन एट होम, इट शुड बी कवर्ड। और हमारे घर पर जो डस्टबिन होता है उसे हमें कवर रखना चाहिए, ओपन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जो है, अगर हमें जैसे हम छींकते हैं या खांसते हैं और उसको जो है उसका जो टिश्यू पेपर हम डस्टबिन में डालते हैं, तो अगर वो ओपन हो तो उसके कीटाणु भी दूसरों को लग सकते हैं, इसलिए इट शुड बी कवर्ड, वो कवर होना चाहिए। गो टू हॉस्पिटल इफ यू फील सिक। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए, ना कि घर पे रहकर ही उस चीज को और बढ़ाएं। नेक्स्ट, व्हेन coughing and sneezing, cover mouth and nose with flexed elbow। हमें जो है ये जब भी हमें खांसते हैं या छींकते हैं तो हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए और अपने नाक को भी। और इस तरह से जो है हमें अपने उंगलियां अपने आँखों पे या अपने मुंह पे नहीं लगानी चाहिए, हमें इस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि कोविड का जो 19 है उसका क्या मतलब है। कोविड 19 मीन्स, को का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब होता है वायरस, डी का मतलब होता है डिजीज और 19 का मतलब होता है कि ये महामारी 2019 में स्टार्ट हुई है। सो जैसे कि हम सभी को पता है स्टूडेंट कि ये महामारी जो है चाइना से चली है। ये इसे कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल वायरस है, लेकिन वी डू नॉट हैव टू जस्ट गो डीपली इन दैट। सो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसी तरह से आपको यू हैव टू जस्ट यूटिलाइज द सेफ्टी, और इसका कोई और इलाज नहीं है। सो स्टूडेंट, जो भी प्रिकॉशंस मैंने इसमें बताए हैं, साथ के साथ आपको इस दौरान just concentrate towards your studies also and do your work regularly। अपना काम ध्यानपूर्वक और रेगुलरली कीजिए और इससे बचाव रखिए। इसके अलावा और कोई नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, जस्ट ट्राई टू जस्ट इम्प्रूव योर ह्यूमिनिटी सिस्टम। और ये उसी को होता है जिसकी ह्यूमिनिटी सिस्टम कमजोर होती है। अपने ह्यूमिनिटी सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाइए और जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स जो मैंने आपको इसमें बताई है। सो थैंक यू स्टूडेंट। एंड आपको लास्ट में मैं यही बोलूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। थैंक यू, टेक केयर। Morning students, this is our GK class 4-6 to 8 and our today's topic is Indian culture and folk dances, means भारतीय संस्कृति एवं लोक नृत्य। In previous class we have completed our 200 questions and today we start with 201. Our first question is लोहरी is celebrated in the month of, कि लोहरी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है किस महीने में? जनवरी में। मकर संक्रांति से एक दिन पहले मतलब 13 जनवरी को जो त्यौहार हम मनाते हैं लोहरी का, तो वो मनाया जाता है। आवर सेकंड क्वेश्चन इज विच आर हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया,
कि भारत के अंदर फसल कटाई के समय, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, फसल की कटाई, तो उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? ओणम, लोहरी, उगदई। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी आसन्स आर इन सूर्य नमस्कार प्रोसेस? कि हम जो सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं तो उसमें कितने आसन होते हैं? तो उसके अंदर कितने आसन होते हैं? 12, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नटराज इज ए डिपेक्शन ऑफ द गॉड। कि जो नटराज है, देखो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी ज्योमेट्री के ऊपर भी नटराज लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई होती है जिसके अंदर एक गोले के अंदर एक व्यक्ति की प्रतिमा होती है और उस जो एक पैर पे खड़ा हुआ होता है, तो वो क्या होते हैं? नटराज भगवान होते हैं, जो किसका प्रतिरूप है? शिव भगवान का। द लास्ट डे ऑफ दुर्गा पूजा इज नोन एज। कि जो दुर्गा पूजा होती है वेस्ट बंगाल के अंदर, उसका जो लास्ट डे होता है, या हमारे भी नवरात्रे के अंदर जब हम नवरात्रे करते हैं तो उसका जो आखिरी दिन होता है तो वो क्या कहलाता है? दशमी कहलाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज घूमर इज ए फोक डांस ऑफ। कि घूमर किसका लोक नृत्य है? राजस्थान का। ठीक है, द फोक डांस ऑफ हरियाणा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? तो कौन कौन से हैं? फाग, धाप और झूमर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 208 इज सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन। कि जो सोमनाथ का टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। आयुर्वेदा, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेदा इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मैनी कॉम्पोनेंट्स। कि कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या होता है? तत्व। कि जो आयुर्वेदिक, जो आपने देखा होगा कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों का भी नाम आता है, बाबा रामदेव की जो दवाइयाँ आती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, तो आयुर्वेद इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। कि जो आयुर्वेद है वो एक कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है, कितने कॉम्पोनेंट्स का? कितने तत्वों का? 8 तत्वों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भंगड़ा इज ए पॉपुलर डांस ऑफ। कि जो भंगड़ा है वो कहाँ का पॉपुलर प्रसिद्ध नृत्य है? पंजाब का। क्वेश्चन नंबर 211 इज भरतनाट्यम इज ए फेमस डांस फॉर्म फ्रॉम। कि भरतनाट्यम जो है वो एक प्रसिद्ध डांस है, का रूप है, फॉर्म है, एक रूप है, कहाँ से? तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु का। ठीक है। कथकली इज द डांस ऑफ। कथकली कहाँ का डांस है? केरला का। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। आपने सुना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये वाला सॉन्ग आपने सुना होगा। तो ये किसने कंपोज किया है? मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 214 इज इन विच फेस्टिवल इज बोट रेसेस ए स्पेशल फीचर। कि किस त्योहार के अंदर जो बोट की रेसिंग होती है तो वो एक मुख्य फीचर है, एक मुख्य भाग है। तो कौन सा त्योहार है वो? ओणम का त्योहार है। उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है ओणम का त्योहार। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। कि जो पुष्कर का मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? तो वो लगता है अजमेर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वॉज इन द कोर्ट ऑफ। कि जो तानसेन एक महान संगीतकार था वो किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। कुंभ मेला इज हेल्ड इन एवरी। कि जो कुंभ का मेला है वो प्रत्येक कितने सालों में लगता है? तो आंसर है 12 ईयर्स, 12 वर्ष में एक बार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज बेयरफुट पेंटर। कि जो नंगे पैर चित्रकारी जो करते थे वो कौन थे? M.F. हुसैन। मतलब ये पैरों में कुछ नहीं पहनते थे और ये बिना नंगे पैर ही चित्रकारी करते थे, तो इनका नाम पड़ा बेयरफुट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द 2 फेमस संस्कृत एपिक्स। कि 2 प्रसिद्ध संस्कृत के ग्रंथों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारता। नेक्स्ट विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड टू राइट हरियाणवी लैंग्वेज। कि जो हरियाणा की लैंग्वेज है उसको लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत के अंदर कितनी मान्यता प्राप्त
भाषाएं हैं। तो कितनी भाषाएं हैं? 22 लैंग्वेजेस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोक सॉन्ग ऑफ हरियाणा? कि हरियाणा का जो लोक संगीत है वो कौन से हैं? तो रागनीज, जो रागनी गाई जाती है वो हरियाणा की लोक संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर सिंधु विच इज यूज्ड बाय। कि भारत का जो नाम इंडिया पड़ा वो सिंधु रिवर के वजह से पड़ा, और ये जो किसने यूज किया था? पर्सियन एंड ग्रीक्स ने। पर्सिया के जो लोग थे और जो यूनानी लोग थे उन्होंने इसको यूज किया। सिंधु नदी के नाम पे भारत का नाम इंडिया यूज किया, क्योंकि वो सिंधु नदी को इंडस नदी बोलते थे, और इसी वजह से उन्होंने भारत का नाम हिंदुस्तान से इंडिया कर दिया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। कि भारत की जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, जो सबसे पहली भाषा है, वो कौन सी है? संस्कृत है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी अपने वेद है, जितने भी अपने उपन्यास है, ग्रंथ हैं, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ width of our national flag to its length is। कि जो अनुपात है अपने राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई का, तो वो कितना है लेंथ और विड्थ में? तो चौड़ा है तो वो 2, मान लो जैसे ऐसे चौड़ाई में ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो 2:3 का है। ठीक है। I hope students you understand these 25 questions very well. You write these questions in your GK notebook. Thank you.